हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के साथ खुशीपूर्वक होंगे। आज का मंत्र है एको अहम द्वितीयो नास्ति, मतलब मैं ही एक हूँ और दूसरा कोई नहीं है। इस तरह के अहंकारपूर्ण भावनाओं का हमें त्याग करना चाहिए। हम अपने विषय वस्तु पर चले आते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रकाश का वर्तन। प्रकाश का वर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हमारा विषय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे या प्रकाश का वर्तन भी कहते हैं। बहुत लोग इसे प्रकाश का अपवर्तन भी करते हैं। तो इस वर्तन या परिवर्तन को जानने के पहले हमें समझना चाहिए कि पारदर्शक माध्यम है क्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शक। तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से चली जाती है, ऐसे माध्यम को हम लोग जो है पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे मान लिया जाए फोटो का फ्रेम है, उसमें आगे शीशा लगा हुआ है, तो शीशा के द्वारा पीछे के फोटो को हम लोग देख पाते हैं। सवाल है क्यों देख पाते हैं? तो प्रकाश की किरण जो है शीशे को पूर्ण रूप से पार करती है, यानी कि जो स्वच्छ जो शीशा जो है, जो साफ जो शीशा है, वो पारदर्शक माध्यम है। दूसरा टर्म हमारा है अल्प पारदर्शक माध्यम। तो अल्प पारदर्शक माध्यम को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। अल्प माने लगता है थोड़ा, वह माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से गुजरती है, यानी पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से गुजरती है, ऐसे माध्यम को हम लोग अल्प पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि शीशा है, शीशा को अगर हम लोग घींच दें और उसके बाद हम देखें तो हमारा जो चित्र जो दिखाई पड़ेगा या जो कुछ भी दिखाई पड़ेगा वो धुंधला दिखाई पड़ेगा। क्यों धुंधला दिखाई पड़ेगा? कि प्रकाश की किरणें जो है पूर्ण रूप से पार उसको नहीं करती है। या मान लीजिए कागज में तेल लगा करके और किसी चित्र को देखेंगे तो चित्र हमको जो है धुंधला दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें जो है उस कागज को थोड़ी थोड़ी पार कर रही है। तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरणें आंशिक रूप से गुजरती है, ऐसे माध्यम को हम लोग अल्प पारदर्शक माध्यम या अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक में सीधे लग रहा है कि जिसको प्रकाश किरणें बिल्कुल पार नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के पीछे में क्या है हमको दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? इसलिए कि प्रकाश की किरणें जो इसको पार नहीं कर पाती है। तो ऐसे माध्यम जिसको प्रकाश किरणें बिल्कुल ही नहीं पार कर पाती है, ऐसे माध्यम को हम लोग जो है अपारदर्शक माध्यम या अंग्रेजी में ओपेक मीडियम कहते हैं। इसके बाद हमारा टर्म आता है विरल माध्यम। वह माध्यम जो हल्का होता है। जैसे मान लिया जाए कि गैस है और पानी है, तो हमारे गैस के जो अणुओं के बीच की दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है। इसलिए जो है उसमें प्रकाश की किरणें जो है बहुत आसानी से तेजी से जाएगी, उसमें उसका वेग ज्यादा होगा। तो जो गैस जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा? विरल होगा। क्या होगा? विरल माने हल्का होगा। इसके बाद तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में अणु जो है गैस के जो पानी के जो अणु जो है थोड़ा पास होते हैं, इसलिए उसकी प्रकाश की किरणों की गति जो है हवा की अपेक्षा या गैस की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। तो हम दो माध्यम लेते हैं। एक माध्यम मान लिया जाए कि गैस लिया गया, दूसरा माध्यम मान लिया जाए कि पानी लिया गया।
तो हम देखते हैं कि पानी जो है सघन है। पानी क्या है? सघन यानी घना है, भारी है, और हवा क्या है? हल्का है। और यदि हम लोग पानी और ठोस ले लें तो हम लोग जानते हैं कि ठोस के अणु बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, उसमें प्रकाश का वेग जो है थोड़ा कम होता है। तो पानी और ठोस में जब लिया जाएगा तो ठोस जो है सघन माध्यम हो जाएगा और उस समय पानी जो है विरल माध्यम हो जाएगा। तो हम दो माध्यमों को विचार करेंगे, हवा और यदि पानी या द्रव लेंगे तो हवा जो है विरल होगा, पानी जो है सघन होगा। और यदि पानी और शीशा लेंगे तो पानी जो है विरल हो जाएगा और शीशा जो है सघन हो जाएगा। तो सघन और विरल किस पर निर्भर करता है? कि उसमें जो है उसके बनावट पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम। वह माध्यम जिसका बनावट और गुण हर जगह एक समान होता है। जैसे हमारा स्वच्छ शीशा, स्वच्छ पानी, इसका बनावट और गुण हर जगह एक समान होगा। तो ऐसे माध्यम को हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। तो ये हमारे जो टर्म्स जो आए, मैंने लिखा है कि पारदर्शक माध्यम, अल्प पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, विरल माध्यम, ये सब हमें टर्म लिखा है। इस टर्म को जानना जरूरी है, इसलिए कि जब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये किस तरह से आया है उस पर टर्म, उस पर हम लोग विचार करेंगे। अब हम जो है आप लोगों को प्रकाश के वर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं कि प्रकाश का वर्तन क्या है। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्तन किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। एक माध्यम ए है मान लिया जाए और दूसरा समांगी माध्यम बी है। तो जब प्रकाश की किरणें एक समांगी पारदर्शक माध्यम, अभी हमने समांगी भी शब्द बताया था, पारदर्शक माध्यम भी बताया था। जब प्रकाश किरणें एक समांगी पारदर्शक माध्यम से चलकर दूसरे समांगी पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ से चल करके दूसरे में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों का संस्पर्श तल किसे कहते हैं? जो दो माध्यमों को अलग करता है। जरा मान लीजिए कि हमारा हाथ है, इधर जो है हवा है, मान लीजिए कि यहाँ से ये शीशा है, तो ये जो हमारा तल जो है, इधर में हवा इधर में शीशा, दोनों को ये अलग कर रहा है, ये संस्पर्श तल हुआ। क्या तल हुआ? संस्पर्श तल हुआ। तो जब प्रकाश किरणें एक समांगी पारदर्शक माध्यम से चलकर दूसरे समांगी पारदर्शक माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के संस्पर्श तल पर अपने पूर्व पथ से, मानिए जो आगे वाला रास्ता है, पूर्व पथ से थोड़ा मुड़ जाती है। थोड़ा क्या करती है? मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का वर्तन या अपवर्तन कहते हैं। जो किरण टकराती है, जैसे एओ जो है टकराती है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण मुड़ जाती है, जैसे ओ भी मुड़ गई, इसको हम लोग वर्तित किरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। कौन रे कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो ये जो एओ जो है आपतित किरण है और ओ भी जो मुड़ी है ये वर्तित किरण है। और जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर यदि हम लोग समकोण बनाते हैं तो इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा एओ जो है आपतित किरण है, ओ बी जो है हमारा वर्तित किरण है, एमएन जो है अभिलंब है या नॉर्मल है, और कोण एओएम मतलब ये आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो कोण एओएम ये जो देख रहे हैं ये आपतन कोण है। और ये वर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, इस कोण को हम लोग वर्तन कोण कहते हैं। यानी कि BON, कोण BON जो है
हमारा वर्तन कोण है, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दिमाग में रखना होगा कि जो यही आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाती है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। वर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको हम लोग वर्तन कोण कहते हैं। अब हमको एक बात समझना होगा कि अगर ये किरणें जो ये तो पता चलेगी मूर्ति है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो मूर्ति है, और वो कैसे मूर्ति है, यानी ये किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती किस तरह से मूर्ति है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिसे मान लीजिए कि हवा से पानी में जा रही है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये जो अभिलंब है ना, इसकी तरफ मुड़ती है। जब कभी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और इस अवस्था में ये जो आपतन कोण का जो मान जो होता है बड़ा होता है और वर्तन कोण का मान छोटा होता है। तो पहला शर्त जान लिए कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और इस अवस्था में आपतन कोण का मान वर्तन कोण के मान से बड़ा होता है। अब हमारा जो है दूसरा शर्त है कि सघन से जब विरल में जाती है तो कैसे मुड़ती है, इसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ। अब हमारी प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो हमेशा जो जब दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, और ऐसी अवस्था में आपतन कोण का मान छोटा हो जाता है और वर्तन कोण का मान बड़ा हो जाता है। तो वह शर्त क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और ऐसी अवस्था में आपतन कोण का मान जो है छोटा हो जाता है और वर्तन कोण का मान बड़ा हो जाता है। तो प्रकाश के मुड़ने के दो नियम को पता चल गया कि अगर सघन से विरल में जाएगी तो विलंब से दूर हट जाएगी, अब विरल से सघन में आए तो विलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस बात को याद रखना होगा। अब हमारे ऊपर इसको प्रश्न आता है, प्रकाश के वर्तन के नियम क्या है? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश के वर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, वर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब। देखो तीनों एक ही तल में स्थित है कि नहीं है? तो आपतित किरण, वर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा नियम बताया गया था कि हमारा माध्यम हमें दो होना चाहिए, माने एक जोड़ा माध्यम, एक सघन और एक विरल, चाहे विरल एक सघन, एक जोड़े माध्यम के लिए और एक विशेष रंग के लिए। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग को हम लोग हिंदी के अक्षर बैनी, आह, पीनाला द्वारा व्यक्त करते हैं। हमारे 7 रंग कौन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7। बै से होता है बैगनी, नी से होता है नीला, आ से होता है आकाशीय आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कोई भी कभी ये भी पूछता है कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग जो है विग्योर द्वारा भी लिखते हैं। V से वायोलेट बैगनी, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड।
तो एक जोड़े माध्यम के लिए तथा एक विशेष रंग के किरण के लिए, मतलब अलग अलग किरण के, क्योंकि अलग अलग किरणों का तरंग लंबाई अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग मुड़ेगी, इसलिए बार बार तथा एक विशेष रंग वाली किरण के लिए आपतन कोण का साइन और वर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है। तुम अगर आपतन कोण बढ़ाओगे तो वर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा, जैसे जैसे बढ़ाओगे भी बढ़ेगा। यानी कि आपतन कोण का साइन जो होगा और वर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा स्थिर होगा। तो अगर मान लिया जाए कि आपतन कोण का मान आई है और वर्तन कोण का मान लिया जाए कि आर है, तो हमको जानना होगा कि साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। साइन आई माने आपतन कोण का साइन और वर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू हम लोग म्यू द्वारा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? म्यू। ये जो चिन्ह जो है म्यू का है, बहुत से लोग इसको एन द्वारा भी लिखते हैं। ये जो म्यू जो है या एन जो है, हम कुछ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो हमें जानना होगा, और ये जो नियम जो बनाया गया था, दूसरा नियम, उसको स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए दूसरे नियम को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो कभी कभी पूछता है स्नेल्स लॉ के नियम को लिखो, तो सीधी सी बात लिख दोगे कि एक जोड़े माध्यम के लिए तथा एक विशेष रंग वाली किरण के लिए आपतन कोण के साइन और वर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है। अगर आपतन कोण आई हो और वर्तन कोण यदि आर हो, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। ये जो है हमारा जो है स्नेल का नियम भी है, दूसरे भी नियम है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रकाश के वर्तन के दो नियम है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है, अब हमारा हवा से ग्लास के अंदर में जा रहा है, किस तरह से वर्तन हो रहा है, उसको हम लोग चित्र के द्वारा दिखाने के लिए कभी कभी कहता है। अब हम लोग प्रकाश की किरणें जो है हवा से जब शीशा में चलती है और फिर शीशा से जब बाहर में निकलती है, तो किस प्रकार से निर्गत होती है, उसको हमें चित्र के द्वारा बताना है। तो प्रकाश किरण हवा से चलती है, शीशा में आती है और फिर शीशा से जो है बाहर निकलती है, तो किस तरह से निकलती है, इसको हमें चित्र के द्वारा बताना है। कभी कभी चित्र बनाने के लिए देता है। तो मान लीजिए कि हवा है और ये हम लोग जो देख रहे हैं शीशा है या ग्लास। तुम जानते हैं हवा कौन माध्यम है और ये शीशा। तो ये हवा जो है हमारा जो विरल माध्यम है। थोड़ा देर पहले बताया था कि गैस है और ये ठोस है, तो गैस विरल होगा, ठोस का सघन होगा। तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से किरण चली, यहाँ पर टकराई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। और जब ये किरणें शीशा से यानी कि सघन माध्यम से फिर जब विरल माध्यम यानी हवा में जाती है, तो अभिलंब से क्या करती है? दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या करती है? दूर हट जाती है। तो जो किरणें बाहर निकलती है, इस किरणों का नाम है निर्गत किरण, यानी इमर्जेंट रे। कौन रे? इमर्जेंट रे। ये जो किरण जो मान लो हमारा निकल रही है, ये वाला, इस किरण का नाम हम लोग का इमर्जेंट रे या निर्गत किरण है, ये किरण। और तुमको जानना चाहिए कि जो एक मजेदार बात दिखाई दे रही है, ये जो आपतित किरण जो है, अगर ये सीधे जाती है, ये जा रही है यहाँ से, अगर मूर्ति लगा, मान लो यदि शीशा नहीं रहता तो सीधे जाती, लेकिन शीशा होने के चलते क्या करती है? मुड़ गई है। तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम लोग पार्श्विक विस्थापन या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जो डिस्टेंस जो ये वाला दूरी, ये क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन होता है। तो तुमको जानना चाहिए कि जो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, और यदि ये हटा दिया जाता तब तो कोई बात ही नहीं था। तो हमको जब कभी भी दिया जाएगा कि चित्र के द्वारा बताओ, ये बताओगे कि ये हवा है, ये शीशा है,
यहाँ से जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलता विलंब की ओर मुड़ी, यहाँ से फिर ये जो है यहाँ पर सघन माध्यम से हवा विरल माध्यम में गई तो विलंब से दूर हट गई। तो इन किरणों को यदि हम लोग मिला के देख रहे हो, ये इंसिडेंट यदि आपकी बीच में नहीं रहता, अगर ये बीच में शीशा नहीं रहता तो सीधे चला आता, लेकिन ये इतना जो क्या हो गया, निर्गत हो गया। तो इसके बीच में जो दूरी जो होती है, इसी दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन करते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो चित्र के द्वारा बता सकते हैं कि हवा से शीशा में किरण चलती है और फिर शीशा से बाहर निकलती है, तो किस प्रकार से उसका जो है ये निर्गत किरण निकलती है इसको हम लोग बता सकते हैं। अब हम पढ़ाएंगे कि प्रिज्म से होकर के किस प्रकार का वर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग भी दिखाएंगे। अब हम ग्लास प्रिज्म से होकर वर्तन कैसे होता है इसको हम लोग बताएंगे। ये हमारा जो ग्लास प्रिज्म है एबीसी, यहाँ से जो किरण चलती है, ये जो पी जो किरण चलती है ये हवा से चलती है, यानी कि विरल माध्यम से चलती है। जब गैस में पहुंचती है, जब ये शीशे में पहुंचती है तो ये विरल से सघन में जाती है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अब फिर जब ये शीशे से होकर के यानी सघन से होकर के हवा में जाती है तो विलंब से क्या करते हैं? दूर हट जाते हैं, विलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पी जो हम लोग देख रहे हैं, ये किरण जो है आपतित किरण है, और ये EF जो है हमारा जो क्या है, वर्तित किरण है। अब फिर यहाँ से जो EF, यहाँ जो FS जो देख रहे हैं, ये भी वर्तित किरण बाहर निकल गई है, इसको हम लोग इमर्जेंट रे भी कहते हैं। और ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा क्या है? अभिलंब है। तो यहाँ से हम लोग जो टर्म्स देख रहे हैं, जरा देखा जाए PE, P जो है क्या चीज है? आपतित किरण है। P क्या है? आपतित किरण है। EF ये जो देख रहे हैं वर्तित किरण है। FS ये जो बाहर निकल रहे हैं किरण है, यानी कि निर्गत किरण है। कौन किरण है? निर्गत किरण। इसको अंग्रेजी में हम लोग इमर्जेंट रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे भी कहते हैं। इसके बाद में हम लोग जो है ये जो एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मुड़ गई इतना, यानी कि मुड़ा हो गया ये। इसको लोग डेल्टा भी लिखते हैं, बहुत लोग डी भी लिख देते हैं। तो डेल्टा जो होता है विचलन कोण होता है। कौन कौन होता है? विचलन कोण। क्योंकि जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये मुड़ गई इधर इतना, यानी कितना मुड़ा हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। यानी कि डेल्टा को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। और कोण ए जो है ये प्रिज्म का कोण है, ये जो प्रिज्म हम देख रहे हैं शीशे का, उसका कोण है। और आई जो है आपतन कोण है, और आर जो क्या है? वर्तन कोण है। और ये जो ई जो है एंगल जो है, देखो तो बाहर में किरण निकली है और ये विलंब है, तो कहने का मतलब ई जो कोण एंगल ई जो है ये विचलन कोण है। कौन कोण है? विचलन कोण है। तो इसको चित्र को हमने बना दिया है, सारे चीजों का नाम लिख दिया है। इसको आपको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है। तो कभी कभी अगर मान ले दे देता है कि ग्लास प्रिज्म होकर के वर्तन कैसे होता है उसके चित्र दर्शाओ, तो ये बनाने के बाद में सारे टर्म को लिख देना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी जो है प्रकाश के वर्तन को हम लोगों ने देखा। अब इसका अगला जो है पार्ट जो है कल अब हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग जो है इसको पूरी तैयारी कीजिएगा, इसको पढ़िएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जहाँ नहीं समझ में आएगा वो आप लोग जो है नंबर दिया हुआ है उससे जो है आप लोग हमसे योगायोग कीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, यही शुभकामना के साथ जो है आज का ये पठन पाठन यहीं पर समाप्त होता है।